डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 1, बर्फीले तूफान में आग। रात के 2 बज रहे थे। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड और -30 डिग्री तापमान में खून भी बर्फ बन जाता है, लेकिन मेजर आर्यन शेरगिल के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, मिशन। उसने अपने नैनो कैमोफ्लाज सूट का बटन दबाया। ये सूट उसे आसपास की बर्फ के रंग में पूरी तरह से मिला दे रहा था। यह कोई साधारण सैन्य मिशन नहीं था। आर्यन ने अपने कान में लगे कम्युनिकेशन ईयरपीस पर उंगली रखी। कबीर, मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहे हो? मुझे वह टारगेट बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ उम्मीद से ज़्यादा मेहमान मौजूद हैं। हेडक्वार्टर में बैठे कबीर की आवाज़ ईयरपीस में गूंजी। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह एक सुसाइड मिशन है। सैटेलाइट इमेज बता रही है कि उस बंकर के बाहर 12 संतरी हैं, और उनके पास जो हथियार हैं वे साधारण AK-47 नहीं हैं। वो प्रोटोटाइप प्लाज्मा राइफल्स हैं। आर्यन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी स्नाइपर राइफल को सेट किया। कबीर, अगर मैं इस मिशन से जिंदा वापस आ गया तो तुम मुझे दिल्ली के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कराओगे। और हाँ, बिल तुम दोगे। सर, अगर आप वापस आ गए तो मैं आपको अपने हाथों से राजमा चावल बनाकर खिलाऊंगा। अब फोकस कीजिए, कबीर ने झिड़कते हुए कहा। आर्यन की नज़रें नाइट विजन स्कोप के जरिए बंकर के मुख्य द्वार पर टिकी थीं। ये बंकर पहले एक साधारण सैन्य चौकी हुआ करती थी, लेकिन अब इस पर द सिंडिकेट के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास एक चुराया हुआ क्वांटम डेटा ड्राइव था जिसमें भारत के नए डिफेंस सैटेलाइट्स के कोड्स थे। अगर यह ड्राइव सीमा पार कर जाती तो देश की सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। एक्शन और थ्रिल की शुरुआत। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं अंदर जा रहा हूँ। उसने अपनी बैग से एक छोटा सा गोलाकार EMP डिकॉय निकाला और उसे बंकर के पूर्वी हिस्से की तरफ फेंक दिया। बूम! एक नीली रोशनी चमकी और बंकर के उस हिस्से की सारी लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरा पल भर में बंद हो गए। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान उस तरफ भटका, आर्यन एक चीते की फुर्ती से अपनी जगह से उठा। बर्फ पर बिना कोई आवाज़ किए वह पिछले दरवाजे तक पहुंच गया। वहां खड़े 2 संतरियों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आर्यन ने अपनी कॉम्बैट नाइफ से एक को शांत किया और दूसरे को एक जोरदार राउंड हाउस किक मारकर बेहोश कर दिया। दरवाजा लॉक है, कबीर। मुझे एक्सेस चाहिए, आर्यन ने नैनो लेजर कटर निकालते हुए कहा। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए सर। 3, 2, 1। बिंगो! दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक लॉक हरे रंग में बदल गया। आर्यन ने अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल निकाली और अंदर प्रवेश किया। बंकर के अंदर का नज़ारा किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। नीले रंग की सवल लाइट्स जल रही थीं और बीच में एक एंटी ग्रेविटी पॉड में वह क्वांटम ड्राइव तैर रहा था। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई। मुझे लगा ही था कि इंडियन आर्मी किसी न किसी को तो भेजेगी, लेकिन एक अकेला आदमी। ये हमारी बेइज्जती है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिंडिकेट का एक कमांडर खड़ा था जिसके हाथ में एक भारी प्लाज्मा गन थी। उसके पीछे 5 और लड़ाके थे। आर्यन ने बेपरवाह अंदाज में कंधे उचकाए। मुझे अकेले ही भेजा गया क्योंकि तुम लोग मेरे अकेले के लिए भी काफ़ी नहीं हो। वैसे तुम्हारी गन का डिज़ाइन काफ़ी पुराना लग रहा है। कमांडर ने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया। एक लाल रंग का प्लाज्मा बीम आर्यन के सिर के पास से सनसनाता हुआ निकला और पीछे की दीवार को पिघला दिया। आर्यन तुरंत एक सवर रैक के पीछे छुप गया। कबीर, तुमने ये नहीं बताया था कि ये बंदूकें दीवारें भी पिघला सकती हैं। आर्यन ने चिल्लाते हुए अपनी पिस्टल से पलटवार किया। सर, मैंने कहा था कि वो प्रोटोटाइप हैं। ड्राइव उठाए और वहां से निकलिए। आर्यन ने अपनी बेल्ट से एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और फर्श पर पटक दिया। पलक झपकते ही पूरा कमरा घने सफ़ेद धुएं से भर गया। थर्मल गॉगल्स को ऑन करते हुए आर्यन धुएं के बीच में से निकला। उसने सटीक निशाने लगाते हुए 3 लड़ाकों को गिरा दिया। कमांडर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आर्यन ने जमीन पर स्लाइड करते हुए एंटी ग्रेविटी पॉड से क्वांटम ड्राइव को निकाला और अपनी जैकेट में सुरक्षित कर लिया। कमांडर ने उसे देख लिया और अपनी गन आर्यन की छाती पर तान दी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, कमांडर ने क्रूरता से कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना बायां हाथ उठाया जिसमें उसने
कमांडर की बेल्ट से चुराया हुआ उसी का प्लाज्मा ग्रेनेड पकड़ रखा था और उसकी पिन आर्यन के दांतों में थी। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम यहीं रुकोगे। आर्यन ने ग्रेनेड वहीं छोड़ा और बंकर की खिड़की का कांच तोड़ता हुआ बाहर बर्फीली खाई में कूद गया। उसके कूदते ही बंकर के अंदर एक भयानक धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। नया मोड़। खाई में गिरते हुए आर्यन ने अपना पैराशूट खोल लिया और सुरक्षित रूप से नीचे एक जमी हुई झील पर लैंड किया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन मिशन पूरा हो चुका था। मिशन सफल रहा कबीर। चॉपर को मेरे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर भेजो। और हाँ, राजमा चावल तैयार रखना। कॉपी दैट, सर। चॉपर रास्ते में है, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है। आर्यन ने बर्फ झाड़ते हुए पूछा, अब क्या? राजमा जल गए? नहीं सर, कर्नल साहब का संदेश है। आपकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको सीधे दिल्ली के गुप्त रिसर्च सेंटर हेलिक्स पहुंचना है। कोई प्रोजेक्ट अनंत है और उन्हें वहां आपकी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बड़ा मुद्दा है। ये पूरी मानवता का मुद्दा है। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा, जहां बर्फ के तूफान के बीच सितारे छुप गए थे। लगता है इस बार दुश्मन इस दुनिया का नहीं है। उसने गहरी सांस ली। दिल्ली में उसका इंतजार सिर्फ एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि डॉक्टर तारा राव की नीली आंखें भी कर रही थीं, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थीं। अध्याय 2, प्रोजेक्ट अनंत और नीली आंखों वाली वैज्ञानिक। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड से दिल्ली की तपती और उमस भरी सुबह का सफर मेजर आर्यन शेरगिल के लिए एक झटके जैसा था। मिलिट्री के विशेष विमान से पालम एयरबेस पर उतरते ही एक काले रंग की बुलेट प्रूफ एसयूवी उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठते ही आर्यन ने अपनी थकावट मिटाने के लिए आंखें बंद कीं। तभी सामने की सीट से एक चिरपरिचित आवाज आई, वेलकम बैक टू द सिविलियनाइज्ड वर्ल्ड, सर। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं। सामने उसका हैकर दोस्त और शैडो एक्स का टेक्निकल जीनियस कबीर बैठा था। कबीर के हाथ में हमेशा की तरह उसका कस्टम बिल्ट टैबलेट था, जिस पर वह कुछ टाइप कर रहा था। कबीर, अगर तुमने मुझे आज रात के आईपीएल मैच से पहले फ्री नहीं करवाया, तो मैं तुम्हें उसी प्लाज्मा गन के सामने खड़ा कर दूंगा जिससे मैं कल रात बचकर आया हूं, आर्यन ने अपनी मिलिट्री जैकेट उतारते हुए कहा। तुम्हें पता है आज मेरी फेवरेट टीम का एलिमिनेटर मैच है। कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, सर मुझे डर है कि आप अगले कुछ हफ्तों तक क्रिकेट का स्कोर भी नहीं देख पाएंगे। हम जहां जा रहे हैं वहां बाहरी दुनिया का नेटवर्क तो छोड़िए, हवा भी फिल्टर होकर आती है। गाड़ी दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने रुकी। बाहर से यह एक खंडहर लग रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी अंदर गई, एक गुप्त लिफ्ट उन्हें जमीन से 500 फीट नीचे ले गई। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही एक पूरी तरह से अलग दुनिया आर्यन के सामने थी। ये था हेलिक्स, भारत का सबसे उन्नत और गुप्त अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी। यहाँ का नज़ारा किसी हॉलीवुड की अर्बन फैंटेसी या साइंस फिक्शन वेब सीरीज के सेट जैसा था। दीवारों पर नीली नियॉन लाइट्स दौड़ रही थीं, ऑटोनॉमस एआई रोबोट्स फाइलें और उपकरण इधर उधर ले जा रहे थे, और हवा में क्वांटम सवर की हल्की सी गूंज तैर रही थी। ये जगह कब बनी? आर्यन ने हैरानी से चारों तरफ देखते हुए पूछा। पिछले 3 सालों में, कबीर ने गर्व से कहा। और अब मैं आपको उस इंसान से मिलवाने जा रहा हूं जो इस पूरी जगह का दिमाग है। डॉक्टर तारा राव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। वे एक लंबे ग्लास कॉरिडोर से होते हुए एक भारी बायोमीट्रिक दरवाजे के सामने रुके। कबीर ने अपना आई स्कैन करवाया और दरवाजा एक हल्की सी हिस की आवाज के साथ खुल गया। तारांकन, पहली मुलाकात और वो नीली आंखें। तारांकन लैब के अंदर का नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। बीचों बीच एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर चल रहा था, जिसमें ब्रह्मांड के अनगिनत तारों का नक्शा घूम रहा था। लेकिन आर्यन की नज़रें उस नक्शे पर नहीं, बल्कि उस लड़की पर टिक गईं जो एक एडवांस 3D प्रिंटर के सामने खड़ी थी। उसने एक सफ़ेद लैब कोट पहन रखा था, जिसके नीचे काले रंग का स्लीक टर्टलनेक स्वेटर था। उसके बाल एक मेसी बन में बंधे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा लेकिन बेहद आकर्षक फोकस था। आर्यन और कबीर अंदर आए, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वह उस 3D प्रिंटर को निर्देशित कर रही थी, जो लेजर तकनीक का उपयोग करके एक बेहद जटिल अष्टकोणीय फिगरीन या मॉडल तैयार कर रहा था। वह मॉडल किसी अज्ञात धातु का लग रहा था, जिसका डिज़ाइन पृथ्वी की किसी भी ज्यामिति से मेल नहीं खाता था। डॉक्टर राव, कबीर ने गला साफ करते हुए कहा, ये मेजर आर्यन शेरगिल हैं। इन्होंने ही रात में क्वांटम ड्राइव रिकवर की है। उसने 3D प्रिंटर की स्क्रीन पर कुछ कमांड टाइप किए और फिर पलटी। आर्यन की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसकी आंखें, गहरी नीली आंखें, जो इतनी रहस्यमयी और शांत थीं जैसे कोई गहरा समुद्र हो। मेजर शेरगिल, तारा की आवाज़ में एक प्रोफेशनल रुखापन था, लेकिन वह बेहद सुरीली थी। मुझे लगा था कि स्पेशल फोर्सेज के लोग समय के पाबंद होते हैं। आप 14 मिनट लेट हैं। आर्यन, जो कभी किसी के सामने निशब्द नहीं होता था, अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। डॉक्टर, जब आप हिमालय की चोटियों पर एलियन लेजर गन से बचते हुए भाग रहे हों, तो दिल्ली का ट्रैफिक थोड़ा हल्का लगता है।
वैसे ये 3D मॉडल जो आप बना रही हैं, क्या ये कोई नया पेपरवेट है या दुनिया को तबाह करने का कोई नया गैजेट? तारा की आंखों में एक तीखी चमक आए। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। एक रफ टफ हैंडसम फौजी जो शायद विज्ञान से ज्यादा बंदूकों पर भरोसा करता था। ये, तारा ने उस 3D प्रिंटेड फिगरीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक त्रिआयामी रिप्रेजेंटेशन है उस सिग्नल का जो हमें 72 घंटे पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बाहरी छोर से मिला है। यह कोई साधारण रेडियो वेव नहीं है मेजर, यह एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। नक्शा? किस चीज का? तारा ने अपनी टेबल से वह क्वांटम ड्राइव उठाई जो आर्यन ने लद्दाख से चुराई थी। ये क्वांटम ड्राइव द सिंडिकेट के पास सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो इसे बेचना चाहते थे। इस ड्राइव के अंदर एक डिक्रिप्शन एआई है जो इस विदेशी सिग्नल को पढ़ सकता है। प्रोजेक्ट अनंत का मकसद इस सिग्नल को समझना है, इससे पहले कि सिंडिकेट इसका इस्तेमाल किसी विनाशकारी हथियार को बनाने में करे। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। तो आप चाहती हैं कि मैं क्या करूं? इस 3D प्रिंटेड खिलौने की पहरेदारी। तारा एक कदम आर्यन के करीब आए। उन दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था। आर्यन को उसकी हल्की सी फ्लोरल परफ्यूम की महक आ रही थी। मैं चाहती हूं कि आप मुझे और मेरे काम को जिंदा रखें, मेजर, तारा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि सिंडिकेट के नेता जोरावर को पता चल चुका है कि यह ड्राइव अब हमारे पास है और वह इसे वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तारांकन अचानक हुआ हमला। तारांकन। इससे पहले कि आर्यन कोई जवाब देता, पूरी लैब की नीली बत्तियां अचानक लाल रंग में बदलने लगीं। अलार्म के सायरन से पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी गूंज उठी। तारांकन, चेतावनी, चेतावनी, मेनलैंड सर्वर में अनधिकृत घुसपैठ, फायरवॉल ब्रीच डिटेक्टेड। तारांकन लैब के एआई सिस्टम ने एक रोबोटिक आवाज में घोषणा की। कबीर तुरंत अपने टैबलेट पर उंगलियां चलाने लगा। मैम, कोई बाहर से हमारे सर्वर को हैक कर रहा है। वो डेटा नहीं चुरा रहे हैं, वो कोर सर्वर को ओवरलोड करके इस पूरी लैब को एक बम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक साइबर अटैक है। तारा का चेहरा पीला पड़ गया। वो क्वांटम ड्राइव के डेटा को रिमोटली करप्ट कर रहे हैं। अगर वो डेटा मिट गया तो हम कभी उस सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाएंगे। वह तुरंत मेन कंसोल की तरफ भागी। कबीर, इसे रोको, आर्यन ने अपनी मिलिट्री इंस्टिंक्ट के साथ पोजीशन लेते हुए कहा। सर, उनका मालवेयर बहुत एडवांस है। मुझे फिजिकल हैक चाहिए। मेन सर्वर रूम यहाँ से 2 लेवल नीचे है। किसी को मैन्युअल रूप से सर्वर की कूलिंग पाइपलाइंस को काटना होगा ताकि सिस्टम क्रैश हो जाए और कनेक्शन टूट जाए। आर्यन ने बिना एक सेकंड गनवाए अपनी गन निकाली। मैं जा रहा हूँ। तारा, तुम इस 3D ब्लूप्रिंट को और उस क्वांटम डेटा को किसी सुरक्षित ऑफलाइन हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करो। कबीर, मुझे रास्ता बताओ। आर्यन लैब से बाहर की तरफ भागा। बेस के अंदर अब पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। सिंडिकेट ने सिर्फ हैक नहीं किया था, उन्होंने बेस के कुछ ऑटोनोमस सिक्योरिटी ड्रोन्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। कॉरिडोर में मुड़ते ही 2 उड़ते हुए सिक्योरिटी ड्रोन्स ने आर्यन पर अपनी मशीन गन तान दी। धत्तेरे की, आर्यन ने बड़बड़ाते हुए जमीन पर डाइव लगाए। गोलियों की बौछार से दीवार के शीशे चकनाचूर हो गए। आर्यन ने जमीन पर फिसलते हुए अपनी पिस्टल से सटीक निशाना लगाया और दोनों ड्रोन्स के सेंसर्स पर गोली मार दी। दोनों ड्रोन्स चिंगारियां छोड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। कबीर, मुझे सर्वर रूम का शॉर्टकट चाहिए, अभी, आर्यन ने अपने ईयरपीस में चिल्लाया। तारांकन, सर, बाईं तरफ वेंटिलेशन शाफ्ट है। वो सीधे सर्वर रूम के ऊपर खुलता है। आपके पास सिर्फ 40 सेकंड हैं, उसके बाद कोर का तापमान क्रिटिकल हो जाएगा। तारांकन। आर्यन ने एक भारी लोहे की जाली को लात मारकर तोड़ा और वेंटिलेशन शाफ्ट में कूद गया। वह तेजी से नीचे खिसकता हुआ सर्वर रूम की छत से नीचे गिरा। सर्वर रूम का तापमान भट्टी जैसा हो रहा था। मशीनें लाल हो चुकी थीं और किसी भी सेकंड फट सकती थीं। सामने 4 मोटी कूलिंग केबल्स थीं जो मेन प्रोसेसर से जुड़ी थीं। कौन सी केबल काटनी है, कबीर? आर्यन ने अपनी कॉम्बैट नाइफ निकालते हुए पूछा। तारांकन, लाल और नीली एक साथ। अगर 1 सेकंड का भी अंतर हुआ तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट होकर तुरंत फट जाएगा। तारांकन। आर्यन ने गहरी सांस ली। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ से उसने दूसरी केबल को मजबूती से पकड़ा। अगर मैं आज मरा तो मेरा IPL का टिकट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कबीर। तारांकन। 3, 2, 1, अभी। तारांकन। आर्यन ने पूरी ताकत से दोनों केबल्स को एक साथ काट दिया। एक भयानक स्पार्क हुआ और पूरे सर्वर रूम की लाइट अचानक गुल हो गई। मशीनों का खतरनाक शोर एकदम से बंद हो गया और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की पीली रोशनी कमरे में रह गई। तारांकन, कनेक्शन टूट गया सर, हमने डेटा बचा लिया। तारांकन, कबीर की राहत भरी आवाज़ ईयरपीस में आई। आर्यन ने पसीने से लथपथ होकर राहत की सांस ली। वह वापस तारा की लैब में पहुंचा। तारा अभी भी उस 3D प्रिंटेड एलियन मॉडल को सुरक्षित हाथों में पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ और राहत दोनों थे। आर्यन ने अपनी गन वापस होल्स्टर में रखी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ तारा की तरफ देखा।
डॉक्टर राव, आर्यन ने अपने बाल पीछे करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारी यह पार्टनरशिप काफ़ी रोमांचक होने वाली है। क्या इस फैसिलिटी में कहीं अच्छी कॉफ़ी मिलती है? तारा ने पहली बार आर्यन को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। उस मुस्कुराहट में आर्यन को एक ऐसा रोमांच नजर आया जो किसी एलियन रहस्य से भी ज़्यादा गहरा था। खेल अब बस शुरू ही हुआ था।